जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस यूपीएससी टू द पॉइंट 28 दिसंबर 2022। तो सबसे पहले दोस्तों हम फ्रंट पेज पे ये एक काम की खबर है। जम्मू कश्मीर एक्सरसाइज ओवर, इलेक्शन कमीशन स्टार्ट प्रोसेस फॉर डिलिमिटेशन ऑफ आसम्स कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो इलेक्शन कमीशन जो है आसम में डिलिमिटेशन एक्सरसाइज करने जा रही है 46 साल बाद, 46 ईयर्स के बाद, और ये 2001 का जो सेंसस डेटा है उसके बेसिस पे करा जाएगा। तो डिलिमिटेशन ऑफ असेंबली एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑफ आसम होगा, 2001 का सेंसस डेटा होगा, और इसमें एज मैंडेटेड अंडर आर्टिकल 170 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेंसस फिगर 2001 shall be used for the purpose of readjustment of parliamentary and assembly constituencies in the state। तो आर्टिकल 170 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 2001 का डेटा जो है यूज़ करा जाएगा। और इसमें बहुत लोगों को लग रहा होगा कि 2011 का डेटा क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके ये वाला किया गया है कि 2001 का ही डेटा यूज़ होगा। तो इसके लिए अपोजिशन पार्टीज़ कंसर्न भी कर रही हैं कि असेंबली पोल्स आर नॉट ड्यू इन आसाम अंटिल 2026। द स्टेट करेंटली हैज़ 126 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज एंड सेंस 14 MPs टू लोकसभा। द स्टेट अपोजिशन इज क्वेश्चनिंग व्हाई द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज बीइंग डन ऑन द बेसिस ऑफ 2001 एंड नॉट 2011 सेंसस। लेकिन इन लोगों को पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो 2001 का है जब प्रोविज़न, तो 2001 का ही तो करेंगे। तो और फ्रंट पेज पे दोस्तों कुछ ऐसी काम की खबर नहीं लग रही है। डिमोनेटाइजेशन का एक ये है, लेकिन यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इम्पोर्टेंट इतना है नहीं। आरबीआई जो है बोल रही है गवर्नमेंट, मतलब जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो आरबीआई ने अपोजिशन करा था, उसके बारे में है। तो ये कुछ इसमें ऐसा कुछ काम का नहीं है, बस आरबीआई ने थोड़े सजेशन दिए थे जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, तो इसमें कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगले पेज पे हम जाते हैं। अब दिल्ली की खबर है, इसमें भी कुछ काम का नहीं है। फिर हम सीधे पहुंचते हैं, ये भी दिल्ली का G20 समिट के लिए काम वगैरह, मतलब ब्यूटिफिकेशन वगैरह हो रहा है, इसके बारे में है। फिर यहाँ पे पॉलिटिक्स की खबर है। पॉलिटिक्स की खबर में दोस्तों कुछ है नहीं, टी पे चर्चा वगैरह, राहुल गांधी टी शर्ट पहन के ठंडे में घूम रहे हैं। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये भी हम आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद इंट्रानेजल वैक्सीन भारत बायोटेक की है। और ये भी दोस्तों अब ये रोज़ चंदा कोचर की रोज़ खबर निकल रही है। पिछले 2 सालों से बहुत 100 बार ये खबर आई होगी, तो हर बार ये हमें पढ़ के कुछ फ़ायदा नहीं है। और ये फ्रॉड से रिलेटेड है। आपको फ्रॉड का क्या होता है, क्या कैसे इसको रेगुलेटरी नॉर्म्स को कैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस वगैरह में ठीक करने की ज़रूरत है, ये आप स्टैटिक में पढ़ लीजिए। एग्जाम्पल आप यूज़ कर सकते हैं चंदा कोचर का, कि ICI वाले फ्रॉड में कैसे इनका नाम आया था। लेकिन आप जो है इसको बॉल बाय बॉल कमेंट्री करेंगे अगर डेली, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगला हम देखते हैं, एडिटोरियल पे आते हैं। तो एडिटोरियल आज 2 इम्पोर्टेंट मुझे थोड़े लगे, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले RC भार्गव हैं, ये मारुति इंडिया के चेयरमैन हैं, MD हैं। इन्होंने आर्टिकल लिखा है कि कैसे जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इक्विप करने की ज़रूरत है, मतलब कैसे बेटर करने की ज़रूरत है, और IAS ऑफिसर्स को कैसे इक्विप अच्छे से रहेंगे तभी वो कर पाएंगे, क्योंकि वो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले बोला कि मैन्युफैक्चरिंग हैज़ टिल नाउ नॉट शोन एनी सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन इट्स ग्रोथ। यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बहुत सारे कैंपेन चलाए, जैसे मेक इन इंडिया वगैरह हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी जो आउटकम आने चाहिए थे वो नहीं आ पाए हैं। तो उसका एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि इतना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ नहीं हो रहा है, डिस्पाइट गवर्नमेंट इतना ज़्यादा एफर्ट और पॉलिसीज़ ला रही है फिर भी। वाइल पॉलिसी इंटेंशंस फॉर एक्सीलेंट, देयर इम्प्लीमेंटेशन हैज़ नॉट यील्डेड द इंटेंडेड रिजल्ट। तो इन्होंने बोला पॉलिसीज़ तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत है। और इम्प्लीमेंटेशन कौन करते हैं? सेक्रेटरीज करते हैं, जो कि IAS ऑफिसर होते हैं इन जनरल। तो इन्होंने आगे बताया कि the recruitment system for the higher civil services ensure high quality entrants. However, this does not automatically mean good results when posted in jobs that require specialized knowledge and experience. इनके कहने का मतलब ये है कि जो IAS का एग्ज़ाम होता है उसमें तो अच्छे लोग चले जाते हैं क्योंकि एग्ज़ाम अच्छा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे चल के भी जो जिस जॉब में उन्हें पोस्टेड, जो भी काम वो कर रहे हैं,
उसमें एक्सेल करेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। उसके लिए उनको इक्विप करने की ज़रूरत है या फिर री इक्विप करने की ज़रूरत है, ट्रेनिंग मतलब प्रॉपर वगैरह देने की ज़रूरत है। तो इन्होंने कुछ इन्होंने बताया है कि क्या क्या यहाँ पे बताया कि क्या करने की ज़रूरत है, मतलब क्या यहाँ तो बताया इन्होंने कि क्या इशू है। तो इशू ये है कि दिस इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ कंसर्न सिविल सर्वेंट्स इन द मिनिस्ट्रीज हैव गुड डोमेन नॉलेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड अप्रिशिएट द गवर्नमेंट एंड एंटरप्रेन्योर। बोला है जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, और फॉर एग्जांपल अगर कोई मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में सिविल सर्वेंट है और उसको फाइनेंस से रिलेटेड है पॉलिसीज़ कैसे इंप्लीमेंट करी जाएंगी, उससे जब नॉलेज, उससे रिलेटेड नॉलेज नहीं रहेगा तो पॉलिसीज़ को प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगा वो। ये आईएएस ऑफिसर्स के ऊपर बहुत पहले से ये क्वेश्चन ऐसे लगाते हैं लोग कि ये बहुत जनरलिस्ट होते हैं, तो कोई स्पेसिफिक या कोई टेक्निकल काम होता है तो वहाँ पे ये इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनको जनरल नॉलेज चीज़ों की होती है और किसी स्पेसिफिक चीज़ में ज़्यादा ट्रेंड नहीं होते हैं। तो यही सेम चीज़ ये भी कह रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि अब कैसे इसको ठीक किया जाए, इसके लिए इन्होंने बहुत सारे सजेशन दे रखे हैं। लेकिन दोस्तों इनके जो सजेशंस हैं ठीक हैं एक तरह से, लेकिन आप अगर एग्ज़ाम में आप लिखेंगे तो ये सजेशंस मैं सजेस्ट करूँगा ना लिखें, बल्कि जो गवर्नमेंट की कमिटीज़ हैं, जो ARC रिपोर्ट है या फिर और जो नीति आयोग की रिपोर्ट्स आती रहती हैं, वहाँ पे जो सजेशंस हैं वहाँ से आप सजेशंस लिख सकते हैं। मैं एक बार के लिए आपको बता देता हूँ एक दो। तो इन्होंने बताया कि ये हो गया कि एक्सपर्टीज़ में अगर उन्हें ट्रेन करा जाए तो कर सकते हैं अच्छा डिलीवरी। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हैज़ बिकम कॉम्प्लेक्स फॉर आवर पास्ट हिस्ट्री, पब्लिक सेक्टर एंड डिस्ट्रस्टिंग प्राइवेट सेक्टर। बेसिकली इन्होंने ये बताया कि प्राइवेट सेक्टर को डिस्ट्रस्ट करती है सरकार, या फिर जो हमारा पॉलिसी का ढांचा है वो प्राइवेट सेक्टर को डिस्ट्रस्ट के नज़रिए से देखता है और पब्लिक सेक्टर को ट्रस्ट के नज़रिए से देखता है। इसलिए जो पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन होता है या फिर जो पॉलिसीज़ का फ्रेमवर्क बनाया जाता है वो जो है इस थॉट को ये बैक ऑफ द माइंड में रहता है, इसलिए पॉलिसीज़ इतने अच्छे से बन नहीं पाती या फिर डिलीवरी नहीं हो पाती है। सिविल सर्वेंट्स आर जनरली नॉट प्राइवेट सेक्टर फ्रेंडली व्हेन डीलिंग विद द इश्यूज दे हैव फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, दिस रिजल्ट इन लॉन्ग डिलेज, हायर कॉस्ट एंड लॉस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। डिलेज वगैरह होते हैं और सिविल सर्वेंट्स प्राइवेट सेक्टर फ्रेंडली नहीं होते हैं क्योंकि उनको इस हिसाब से ट्रेनिंग करी जाती है। हमारे इंडिया में माहौल भी कुछ ऐसा सदियों से, मतलब बहुत टाइम से ऐसा था। अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि क्या किया जा सकता है। तो DOPT में एक जो है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग में एक डिपार्टमेंट अलग से बनाया जा सकता है, एक विंग बनाई जा सकती है, यहाँ पे सिलेक्टेड ऑफिसर्स को अलग से ट्रेनिंग दे दी जा सकती है वगैरह वगैरह। लेकिन ये आप जो है इससे अच्छा कि आप कोई गवर्नमेंट की रिपोर्ट है या कोई गवर्नमेंट की एस्टेब्लिश कमेटी है उसके सजेशंस आप याद करें तो ज़्यादा अच्छी बात है बस। और इस आर्टिकल में कुछ काम की बात नहीं है। उसके बाद ये है द ग्रीन इन आवर वीप्स। इसमें कॉटन, इंडिया में जो कॉटन क्रॉप होता है उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं उसकी बात की गई है। यहाँ पे तो ज़्यादा कुछ बात नहीं है, मेन यहाँ से स्टार्ट होता है आपका। तो इन्होंने बोला कॉटन इन इंडिया इज़ ग्रोन लार्जली बाय स्मॉल फार्मर्स एंड द न्यू प्रैक्टिस हैव चेंज द नेचर ऑफ फार्म प्रैक्टिसेस फ्रॉम सस्टेनेबल फैमिली बेस्ड एग्रीकल्चर टू इंटेंसिव कॉमर्शियल फार्मिंग। इन्होंने बताया स्मॉल फार्मर्स कॉटन का क्रॉप उगाते हैं और जो नया प्रैक्टिस आया है उसकी वजह से कॉटन को कॉमर्शलाइज कर दिया गया है। तो इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो बेसिकली अभी इन्होंने बताया कि सीड्स कम फ्रॉम लार्ज मल्टीनेशनल्स रेदर देन फार्मर्स ऑन स्टॉक एंड आर एक्सपेंसिव। पहली बात, सीड एक्सपेंसिव हो जाते हैं। इन सीड्स को इरिगेशन ज़्यादा चाहिए होता है। जो ट्रेडिशनल क्रॉप है उनको रेन फेड इरिगेशन से काम हो जाता है, लेकिन ये जो नए एक्सपेंसिव मल्टीनेशनल वाले हाइब्रिड सीड होते हैं इनको जो है अलग से इरिगेशन करना पड़ता है। इसकी वजह से ह्यूमिडिटी फील्ड्स में बढ़ जाती है, खेतों में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। उसकी वजह से जब ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो फंगस और पेस्ट ज़्यादा होंगे। तो जब ये सब ज़्यादा होंगे तो केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स और ये सब फंगीसाइड्स वगैरह का यूज़ भी ज़्यादा होगा। तो इससे ओवरऑल क्या होगा, कॉस्ट जो होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। कॉस्ट क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी फार्मर्स के लिए। तो उनको रिटर्न जो है, और क्रॉप कभी कभी फेल भी हो जाती है, गुड हार्वेस्ट नहीं हुआ तो क्रॉप फेल हो गई। यहाँ पे कॉस्ट बढ़ रही है हाइब्रिड का यूज़ करने की वजह से, और क्रॉप फेल भी हो जा रही है, तो इससे फार्मर जो है डेब्ट बर्डन में चला जाता है। फिर उन्होंने बोला एज फॉसिल फ्यूल्स डिप्लीट अर्लियर नोशंस ऑफ एफिशिएंसी विल चेंज एंड लो एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विल गेन वैल्यू। इन्होंने बेसिकली लो एनर्जी बोला कि फार्मर्स भी कैसे लो एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस का यूज़ करें और गवर्नमेंट उसको प्रमोट करे।
क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स तो ख़त्म होने ही वाले हैं। अब इन्होंने एक मलखा प्रोसेस की बात करी है। आपको बस ये पता होना चाहिए, अगर आप याद कर सकें, कि मलखा जो है यार्न स्पिनिंग का एक प्रोसेस होता है, ट्रेडिशनल प्रोसेस होता है, हैंडलूम प्रोडक्शन इसमें होता है कॉटन वगैरह का। और मलखा हैज़ ऑल्सो एडेड नेचुरल डाइंग टू यार्न टू मेक इट्स फैब्रिक इवन मोर सुटेबल। तो स्पिनिंग का हैंडलूम प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, यार्न की स्पिनिंग का मलखा। मलखा दोस्तों अगर आप याद कर सकें तो याद करके रखिए, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। इतना प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये थोड़ा आ सकता है, कभी कभी फैक्चुअल चीज़ें प्रीलिम्स में पूछ ली जाती हैं। और तो दोस्तों एडिटोरियल ये सब कुछ इतना काम का नहीं है, वर्ल्ड कप फुटबॉल से रिलेटेड है और चार्ल्स ओबराज केस से रिलेटेड है ये। और ये भी जो है यूपी में हो गई थी कंट्रोवर्सी, उससे रिलेटेड है। उसके बाद हम आते हैं एक्सप्लेन पेज में। एक्सप्लेन पेज में चाइना वेस्ट G20 अपॉर्चुनिटीज़ एंड कंसर्न्स। अब ये 2023 में जनवरी मार्च अगस्त, और उसमें चाइना और यूरोप और G20 में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं उसके बारे में इन्होंने बताया कि ये होगा, रशिया यूक्रेन वार है, चाइनाज एग्रेशन है, तालिबान का एंगेजमेंट जो है क्या हो रहा, पाकिस्तान में दिक्कतें क्या आ रही हैं, ये सब चीज़ें, और इंडिया को कैसे जो है इससे डील करने की ज़रूरत है, इस बारे में बताया है। तो आप ये आर्टिकल एक बार पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा काम का नहीं लगा ये, तो इसलिए मैंने इसको इतना डिटेल में एनालिसिस का मैं नहीं कर रहा हूँ। तो 6 चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर 2023 में, एक तो चाइना हमारा चैलेंज है, रशिया के साथ हम कैसे डील करें, और G20 के हम प्रेसिडेंट हैं तो उस पर क्या करा जा सकता है, वेस्ट के साथ इंडिया का क्या सिचुएशन है, और नेबरहुड में क्या और प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में, जैसे नेपाल में भी अभी रिसेंटली हुआ है कि पॉलिटिकल चेंज आया है, पाकिस्तान में भी क्या क्या हो रहा है। तो बेसिकली इन सब चीज़ों के लिए ये जो पाकिस्तान और इंडिया के नेबरहुड हैं, चाइना वेस्ट रशिया, बेसिकली दुनिया में जो जो चीज़ें 2023 में होंगी उससे रिलेटेड क्या होगा क्या नहीं होगा, ये बात डिस्कस करी गई है। तो कोई इतना जो है इम्पोर्टेंट नहीं लगा मुझे इसमें कुछ। जो होगा आगे जो होगा देखेंगे, फिर उसे कवर करेंगे हम, तो तब पढ़ लेंगे जब जो होगा। अभी उसमें प्रेडिक्शन और वो करने से कोई इतना फ़ायदा नहीं है। इकोनॉमी के पेज पे आ जाते हैं हम। मिनिस्ट्री ऑफ IT जो है बिकम्स नोडल मिनिस्ट्री फॉर ऑनलाइन गेमिंग। तो ऑनलाइन गेमिंग को इंडिया में जो कंट्रोल करता है वो कौन सी मिनिस्ट्री है, MEITI, मिनिस्ट्री ऑफ, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, केवल IT नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। तो दोस्तों और तो मुझे कुछ लगा नहीं है खबर काम का। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूँ तो आप मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट्स में लिख के बताइए। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ ये सजेस्ट करूँगा कि ये पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ कि न्यूज़पेपर आप एक कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ें तो ज़्यादा अच्छी बात है। और अगर आपको प्रीलिम्स वगैरह के लिए फैक्ट्स वगैरह जो आते हैं वो ज़्यादा आपको याद करने हैं तो आपको मंथली मैगज़ीन पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं मंथली मैगज़ीन पढ़ने की भी इतना मैं नहीं बोलूँगा आपको। मैं ये कहूँगा कि आप जो ईयर एंड में PT 365 आता है विजन IAS का, आप उसको पढ़ेंगे प्रीलिम्स से 1 महीने 1.5 महीने, जब भी 2 महीने पहले आएगा, और इसको अच्छे से पढ़िए। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मंथली मैगज़ीन आप एक बार पढ़ लेंगे, आप 1200 पन्ने 12 महीने के हो जाएंगे, 1200 1300 1400 पेजेस हो जाएंगे। आप इसका रिवीजन नहीं कर पाएंगे जब प्रीलिम्स आपको देना होगा। लेकिन आप PT 365 को 10 बार पढ़ के जा सकते हैं प्रीलिम्स देने, और ज़्यादातर इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर हो ही जाती हैं PT 365 में। आप न्यूज़पेपर को कॉन्सेप्ट के तरीके से पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बाकी आप कैसे भी कर सकते हैं, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।